नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि डीपीटी के टीके को फ्रिज में रखते समय किस बात का प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। डीपीटी के टीके को फ्रिज में रखते समय किस बात का प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास तो 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है फ्रिज का तापमान 20 सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वो है तापमान 18 से 20 सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वह है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे होना चाहिए। और जो चौथा ऑप्शन है वह है इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, 0 सेल्सियस तापमान से नीचे होना चाहिए। अगर डीपीटी के टीके को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो हमें इस बात का प्रमुखता से ध्यान रखना है कि जो फ्रिज का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार संक्रामक हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है हेपेटाइटिस ए, दूसरा ऑप्शन है वो हेपेटाइटिस बी, तीसरा ऑप्शन है वो हेपेटाइटिस सी और चौथा ऑप्शन है वो है हेपेटाइटिस डी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है ए, हेपेटाइटिस ए, यानी हेपेटाइटिस ए को संक्रामक हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में मलेरिया सबसे ज़्यादा किस समय फैलता है। तो इसके लिए हमारे पास तो 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है कि जनवरी फरवरी, दूसरा ऑप्शन है मार्च से अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है जुलाई से नवंबर और चौथा ऑप्शन है वो है दिसंबर से मार्च। तो दोस्तों इसमें ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और वैसे इंडिया में वो जुलाई से नवंबर के बीच में ज़्यादा मलेरिया फैलता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो गया सी, जुलाई से नवंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ARC से क्या अभिप्राय है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है तीव्र श्वसन समस्या, दूसरा ऑप्शन है एड्स संबंधी परिसर, तीसरा ऑप्शन है तीव्र गुर्दे की जटिलता और चौथा ऑप्शन है वो है ARI संबंधी परिसर। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन होगा बी, एड्स संबंधी परिसर, यानी ARC से तात्पर्य है जो अभिप्राय है वो है एड्स संबंधी परिसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एथिकल डिलेमा का समाधान किस रूप में किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है रिश्तेदारी, दूसरा ऑप्शन है वो है एथिकल प्रिंसिपल, तीसरा ऑप्शन है वो है होम केयर नर्सिंग और जो चौथा ऑप्शन है वो है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन वो होगा डी, यानी कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम नर्सिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसके लिए हमारे पास तो 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है 1960 में, दूसरा ऑप्शन है 1971 में, तीसरा ऑप्शन है वह 1980 में और चौथा ऑप्शन है वह 1990 में। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन वो होगा बी, 1971 में, यानी भारत में सर्वप्रथम नर्सिंग क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार है वो 1971 में प्रारंभ किए गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग की विचारधारा से अर्थ है। तो इसके लिए हमारे पास तो 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन नर्सिंग के क्षेत्र का भविष्य, दूसरा है नर्सिंग के क्षेत्र में बदलाव, तीसरा ऑप्शन है वह नर्सिंग के क्षेत्र का विशिष्ट रूप और चौथा ऑप्शन है वह है उपयुक्त छवि। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन वो होगा बी, नर्सिंग के क्षेत्र में बदलाव, यानी नर्सिंग की विचारधारा का अर्थ है नर्सिंग के क्षेत्र में बदलाव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस कार्य के तहत नर्सों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो किसी का ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन है मरीज की सही पहचान करने हेतु, तीसरा ऑप्शन है दुर्घटना से बचाव के लिए और चौथा ऑप्शन है वो है सभी प्रकार के कार्यों में। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, किसी का ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत में नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च पद है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, दूसरा ऑप्शन है वो है नर्सिंग सलाहकार भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टर जनरल नर्सिंग और चौथा ऑप्शन है वो है डिप्टी नर्सिंग सचिव। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन वो होगा बी, नर्सिंग सलाहकार, जो भारत में नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च पद है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हेमिप्लेगिया का मतलब क्या है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है कि शरीर के आद्य भाग में फालिज का दौरा, दूसरा ऑप्शन है शरीर के आद्य भाग में तंत्रीय कमजोरी, तीसरा ऑप्शन है दोनों हाथों में फालिज
और चौथा ऑप्शन है कि दोनों पैरों में फालिज। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, शरीर के आधे भाग में फालिज का दौरा, यानी हेमिप्लेगिया का मतलब है कि शरीर के आधे भाग में फालिज का दौरा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीला बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है एडिस मच्छर, दूसरा ऑप्शन है वो है कलुली साइन मच्छर, तीसरा ऑप्शन है वो है एनाफिलिज मच्छर और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि रूमेटिक फीवर का संक्रमण किसके फलस्वरूप होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें पहला ऑप्शन था गोनोकोकस, दूसरा ऑप्शन था ट्यूबरक बेसिलाई, तीसरा ऑप्शन था न्यूमोकोकस और चौथा ऑप्शन था वो था हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो दोस्तों कि रूमेटिक फीवर का संक्रमण है, इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो था डी, यानी हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जिससे रूमेटिक फीवर का संक्रमण होता है। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि पीला बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है, एडिस मच्छर, कलुली साइन मच्छर, एनाफिलिज मच्छर और चौथा ऑप्शन है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अपेंडिक्स के लक्षण है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है बुखार, दूसरा ऑप्शन है पेट के दाईं तरफ में निचले हिस्से में दर्द, तीसरा ऑप्शन है वो है रिबाउंड टेंडरनेस और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी लक्षण है वो अपेंडिक्स के लक्षण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पाँव को मोड़ने पर क्लिक की आवाज़ आना कौन सा लक्षण कहलाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है टोनिक लक्षण, दूसरा ऑप्शन है आर्टालोनिक लक्षण, तीसरा ऑप्शन है एसिटाबुलर लक्षण और चौथा ऑप्शन है वह है कलोनिक लक्षण। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, एसिटाबुलर लक्षण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक बेहोश मरीज एपीएच पीपीएच के प्रबंधन हेतु क्या जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है मरीज को एक तरफ मोड़ें, दूसरा ऑप्शन है रोगी के पैर को बढ़ाएं, तीसरा ऑप्शन है वह तुरंत 1/4 जल सेक शुरू करें और चौथा ऑप्शन है वह है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी दवाई है जो डायरिया में नहीं दी जाती। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है पुरगालिवेस, दूसरा ऑप्शन है नोइसिन, तीसरा ऑप्शन है वो है एट्रोपिन और चौथा ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो दवाई है वो डायरिया में नहीं दी जाती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कौन सी आयु में होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 0 से 2 माह, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 माह, तीसरा ऑप्शन है वो है 6 से 18 माह और चौथा ऑप्शन है वो है 18 से 24 माह। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 6 से 18 माह, यानी ब्रेथ होल्डिंग स्पेल 6 से 18 माह की आयु में होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि माँ के दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है वो है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और जो चौथा ऑप्शन है वो है विटामिन के। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, विटामिन के, यानी माँ के दूध में विटामिन के नहीं पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक नवजात शिशु का संपूर्ण शारीरिक निरीक्षण कब होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जन्म पर और 72 घंटे बाद, दूसरा ऑप्शन है जन्म पर और 48 घंटे बाद, तीसरा ऑप्शन है जन्म पर और 24 घंटे बाद और चौथा ऑप्शन है 24 घंटे पर और 48 घंटे बाद। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, जन्म पर और 48 घंटे बाद। मतलब इस टाइम पर एक नवजात शिशु का संपूर्ण शारीरिक निरीक्षण है वो होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कितने समय से अधिक दस्त रहने पर पर्सिस्टेंट दस्त कहते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 28 दिन और चौथा ऑप्शन है वो है 30 दिन। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 14 दिन। 14 दिन दस्त रहने पर उसे पर्सिस्टेंट दस्त कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि बच्चों में एनीमिया के उपचार के लिए कौन सी औषधि दी जाती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है फोलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है लोहे, तीसरा ऑप्शन है वो है अल्बेंडाजोल और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी बच्चों के एनीमिया के उपचार के लिए ये तीनों जो औषधि है वो दी जाती है। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।